हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या आप सभी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता दीजिए। तो शुरू करते हैं साथी। आज 3 मई, आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। तो 3 मई के करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आप सभी साथी पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे, बिना पेन कॉपी के ना बैठे। और जैसे जैसे मैं बताता चलता हूं वैसे वैसे शॉर्ट में आप लोग उतारते चलिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वो भी क्लास में याद करा दूं। जितना करंट हम पढ़ेंगे एक वीक में हम लोग उस करंट को 100% याद जरूर करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज पहला है कि न्यूयॉर्क, जहां पर संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के 57वें सम्मेलन में भारत की 3 महिलाओं ने भाग लिया। इससे संबंधित पढ़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में संयुक्त व्यापार समिति की 11वीं बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित हुई है। इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी बैठक? 11वीं बैठक। भारत ने शक्सम घाटी, ये ऐसा इलाका है, ये है तो भारत का, लेकिन ये पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है। और 1963 में पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से ये चीन को सौंप दिया। चीन वहां पे सड़क बना रहा है। इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। ये वो इलाका है जहां पर आपने अघिल दर्रा, इस प्रकार के अघिल पास वगैरह पढ़े होंगे। स्टेट राज्य की न्यूज में भारतीय सेना और एक पुनीत बालन समूह है, उसने महाराष्ट्र के शहर पुणे में पहला संविधान पार्क विकसित किया है, जहां पर संविधान के बारे में जानकारी इत्यादि है। अपॉइंटमेंट में पेटीएम मनी के सीईओ वरुण सिंह ने इस्तीफा दिया है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया बने। फेमस पर्सन में देखें तो तमिल गायिका हैं उमा रामानन, उनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बैंकिंग फाइनेंस में जो क्रेड करके कंपनी है, क्रेड ने व्यापारियों के लिए ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। स्कैन एंड पे कियोस्क की शुरुआत की है, जैसे पेटीएम इत्यादि का होता है। एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नामक जो संस्था है, जो भीम ऐप, यूपीआई इत्यादि जिसने बनाई है, इसने विदेश में नामीबिया में इस भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। वही ग्रो करके एक ऐप है, GROW, इसमें अपनी यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म ग्रो पे के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है आरबीआई से। वही खेलों की न्यूज में देखोगे, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 150 मैच जीतने वाले पहले क्रिकेटर बने। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया है। रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत हुई है। वही भारत ने चीन के शंघाई शहर में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में 8 पदक जीते हैं। अवार्ड्स में देखोगे तो असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को विटली गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखिका श्रावणी बसु साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू कर दी गई है। SILF में योगदान के लिए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया है CSR के क्षेत्र में। वही विश्व टूना दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस, ये 3 भी हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस में। तो ये है आज का हमारा इंडेक्स की कौन कौन सी खबरें हमें पढ़नी है। तो पहली खबर आ जाती है, संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई है भैया? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कहोगे सर न्यूयॉर्क शहर में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी है। ये किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र किसका आयोग है? पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें भारत की 3 महिलाओं ने हिस्सेदारी ली है। भारत की 3 महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। लिखते रहना जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं। 3 महिलाएं, एक हो जाती है सती कुनुकु हेमा, इनका नाम है, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। एक नीरा यादव, ये राजस्थान से है, राजस्थान। जबकि तीसरी सुप्रिया, ये त्रिपुरा से, कहां से? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की ये 3 महिलाओं ने इस 57वें सम्मेलन में भाग लिया है। जब इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन भी कहां पर होगा? सर, न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन होगा। भारत की कितनी महिलाओं ने? इनको पंचायती राज मिनिस्ट्री की तरफ से, जो पंचायती राज मंत्रालय है भारत का, उसकी तरफ से, ये भारत में जेंडर इनइक्वलिटी या जो लैंगिक असमानता है उसके विषय में और अन्य कई चीजों पर ये अपनी बात रखेंगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा साथी इनको भेजा गया है। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए जब जेंडर इक्वलिटी की बात आ रही है। देखिए, ये कुछ सतत विकास लक्ष्य होते हैं। कौन से लक्ष्य? सतत विकास लक्ष्य। इन सतत विकास लक्ष्य की संख्या है 17। ये 2030 तक प्राप्त करने जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। इनमें एक लक्ष्य नंबर 5 है। कौन सा? लक्ष्य नंबर 5, ये जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। लैंगिक असमानताओं को खत्म करके महिला पुरुष में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना इस लक्ष्य 5 का उद्देश्य है। इस लक्ष्य 5 का क्या है? उद्देश्य। तो इसको प्राप्त करना, ये जो चीजें हैं इस न्यूज से संबंधित वो लिखवाता चल रहा हूं। बाकी बात किसकी है? जनसंख्या और विकास की। तो आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, यह भी एक यहां पर नोट करके चलिएगा। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। याद रखिएगा, भारत की जो जनगणना 2011 है, भारत की जनगणना 2011, इसके हिसाब से जो पुरुष हैं वो साथी 51.5% है और एफ माने फीमेल, जो महिला हैं वो 48.5% है। कितना? 48.5%। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 943 महिलाएं। इसे भी कहीं पर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पुरुष कितने हैं? 51.5% जनसंख्या में। महिला कितनी है? 48.5। 48 आधा 49, एक 50, 50, 100। ठीक है भैया। यह कहां पर आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। इसमें 2 चीजें मेरी तरफ से और जोड़ लीजिएगा। आप जानते हैं साथी, ये पंचायती राज की तरफ से, तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको दर्जा दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह भारत में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यहीं पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग यह साल 2000 में बना है। प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके साथी मुखिया होते हैं, इसके हेड होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। और भारत में जनसंख्या की नीति भी कब आई है? जनसंख्या पॉलिसी या पॉपुलेशन पॉलिसी भी साल 2000 में आई है। पॉपुलेशन पॉलिसी भी कब आई? साल 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग या राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग भी कह सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके हेड पीएम होते हैं। स्थापना कब हुई? साल 2000 में। याद रखिएगा, भारत में विश्व का 7% क्षेत्रफल है। कितना परसेंट क्षेत्रफल? 7%। लेकिन जनसंख्या
लगभग 17.5% 2011 में, अब तो बढ़ के लगभग 17.8 के करीब होगी वर्तमान में। यह विश्व की क्या है, जनसंख्या हम लोग कवर किए हुए हैं, जबकि क्षेत्रफल कितना है, मात्र 7%। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, 73वें संविधान संशोधन, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000, पीएम मुखिया, जनसंख्या पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, यह आ जाता है साल 2000 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 7% कह रहा हूं, विश्व का 2.4%, कितना 2.4%, 7वीं रैंक है, कितनी 7वीं रैंक। लेकिन एरिया 2.4% रैंक 7वीं, जनसंख्या 7.5%, 17.5 के करीब, इसमें रैंक पहली है। तो ये हम लोग बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। इसमें भारत की 3 महिलाएं, हेमा, नीरा, सुप्रिया नामक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। हेमा आंध्रा से, नीरा राजस्थान से, सुप्रिया त्रिपुरा से। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से भेजी गई है, क्योंकि जनसंख्या और विकास की बात है। तो सतत विकास लक्ष्य, जो कि कुल लक्ष्य 17 है, 2030 तक प्राप्त करने। लक्ष्य नंबर 5 किससे संबंधित है, लैंगिक समानता। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिला 51.5, पुरुष 51.5, महिला 48.5%, और लिंगानुपात कितना है, 943। जबकि इसकी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की स्थापना ये 1946 में हुई है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति का कौन सा सम्मेलन न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है? अच्छे से याद रखिएगा, जॉइंट ट्रेड कमेटी जो होती है, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों की एक जॉइंट व्यापार समिति है, उसकी कौन सी बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा 11वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 11वीं बैठक है। आयोजन कहां पर हुआ है? न्यूजीलैंड में। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप मैप देखोगे तो मैप में न्यूजीलैंड आपको ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में। ऑस्ट्रेलिया के सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको न्यूजीलैंड नामक एक द्वीपीय देश दिखाई देगा, जो 2 उसमें बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ज्यादातर जनसंख्या उत्तरी द्वीप में निवास करती है। ऑकलैंड शहर हो गया, इसकी राजधानी वेलिंगटन हो गई, ये भी उत्तरी में है। तो ऑस्ट्रेलिया की राइट साइड में जो तस्मान सागर है, कौन सा सागर? तस्मान सागर। तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर है? आप कहोगे सर तस्मान सागर। कौन सा सागर? तस्मान सागर। जबकि ये जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड के, इनको कुक स्ट्रेट भी कह सकते हो या कुक जल संधि, इन दोनों को अलग करती है, ये भी याद कर लीजिएगा। राजधानी क्या है भैया न्यूजीलैंड की? राजधानी है वेलिंगटन। राजधानी क्या हो जाती है? वेलिंगटन। जबकि इसकी मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। इसकी मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर इसकी मुद्रा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाती है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सम्मेलन? 11वां संयुक्त व्यापार समिति का। इसमें इन्होंने फार्मास्यूटिकल ये दवाई उद्योग जो होता है, साथ ही फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग, और साथ ही कृषि आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए इन दोनों देशों में बात हुई है, भारत और न्यूजीलैंड में। एक चीज और यहीं पे याद रखिएगा, 2023 में भारत और न्यूजीलैंड में सिविल एविएशन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एमओयू भी हुआ है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में क्या हुआ है? एमओयू या समझौता हुआ है। यह भी आप सभी लोग नोट करके चलिएगा। तो राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड उत्तरी दक्षिणी 2 द्वीप है। उत्तरी दक्षिणी को कौन सा अलग करता है? यह कुक जल संधि इसको अलग करती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है? तस्मान सागर। कौन सा सागर? तस्मान सागर। कौन सा सागर भैया? तस्मान सागर।
यहां से क्लियर हुआ। चलिए दूसरे का उत्तर क्या जाता है, सी। तीसरे पर आ जाते हैं। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और पुनित बालन समूह द्वारा किस स्थान पर पहला संविधान पार्क विकसित किया गया है? पहला संविधान पार्क विकसित किया गया है, स्थान बताइए। देखिए आप संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान, तो आप सभी जानते हैं कि इसको अपनाया कब गया था? भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था सर? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जबकि लागू कब से हुआ था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। वर्तमान में हमारा संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय सेना की बात करोगे, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस यह कब मनाया जाता है सर? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कौन से दिन? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। अब पूछा है किस स्थान पर, तो याद रखिएगा पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में। अब पुणे से संबंधित चीजों को नोट कर लीजिएगा, पुणे बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे के दक्कन की रानी भी कहते हैं। पुणे को क्या कहते हैं? दक्कन की रानी, क्वीन ऑफ डेक्कन। इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। यहां पर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देखोगे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, शॉर्ट में लिख रहा हूं, FTII, सीडेक, जहां भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ जिसको परम 8000 बोलते हैं। यहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, जहां पर ये कोरोना इत्यादि वायरस की जांच वगैरह होती है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कुछ करके यहां पर संस्थाएं। यहीं पर अगरकर रिसर्च संस्थान भी है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट या अगरकर रिसर्च संस्थान जिसको कहते हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च संस्थान करके जो है ये भी याद रखेगा पुणे में है। पुणे से संबंधित याद रखेगा 1873 में यहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कहां की गई थी? पुणे में। किस वर्ष? 1873 में। किसकी स्थापना? सत्य शोधक समाज की स्थापना। यहीं पर आगा खां पैलेस है। कौन सा? आगा खां पैलेस, आगा खां महल भी कह सकते हो, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कैद रखा गया। यही वो स्थान है जहां पर गांधी जी के सचिव महादेव देसाई और मां कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। यही आगा खां पैलेस है। विश्राम बाग, विश्राम बाग, शनिवार बाड़ा, शनिवार बाड़ा जिसको बाजीराव प्रथम ने बनवाया था, शनिवार बाड़ा, यह भी यहां पर स्थान है। आगा खान पैलेस, विश्राम बाग, शनिवार बाड़ा, यह भी कहां पर है? पुणे में। पुणे से एक संबंधित और लिख लीजिएगा, सन 1875 में पुणे में ही दक्कन के दंगे हुए थे। अक्सर कभी कभी दक्कन के दंगे या डेक्कन रॉयट्स, ये कभी कभी इतिहास में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है। मेरे साथ पढ़ोगे एक फायदा होगा, बहुत सारी चीजें कोई ना कोई पेपर में मिलेगी जरूर। इसलिए जिसने करंट अफेयर की रेगुलर क्लास ली तुम लोग पेपर में तूफान उठा दोगे। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी भारतीय सेना ने एक पुनित बालन समूह उसके साथ मिलकर महाराष्ट्र के शहर पुणे में यह पहला संविधान पार्क, देश का पहला संविधान पार्क बनाया है। यह 100% वाला क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से कुछ आ जाएगा। पुणे को दक्कन की रानी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीडेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च संस्थान। 1873 में यही महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना। आगा खां पैलेस भी यहीं पर है। विश्राम बाग, शनिवार बाड़ा, 1875 में इस स्थान पर दक्कन के दंगे हुए थे। किसानों ने, जो ये महाजन थे, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो सूदखोर थे, इनके घरों को जला दिया था। और वो जो
सूद के जो कागज थे, सूदखोरी के उसमें हुआ था ये। यहीं पर पुणे में एक चीज और याद रख लीजिएगा, सवाई गंधर्व संगीत समारोह, सवाई गंधर्व संगीत समारोह 41520 वाले पेपर में आया है। सवाई गंधर्व संगीत समारोह 1953 से यह पुणे में ही आयोजित होता है, 1953 से पुणे में, जिसे पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा शुरू किया गया था, पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो तीसरे का उत्तर क्या चाहता है? सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में वरुण श्रीधर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? वरुण श्रीधर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद से। सब याद हो जाएगा। याद कैसे करें? जब रेगुलर आओगे लिख लिख के याद करोगे। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो याद ना हो। एक छोटी सी अपने बड़े भैया की बात मानोगे? बताओ, आप जितने देख रहे हैं दोस्त 1000, आप बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस या जो आपकी पढ़ाई के ग्रुप हो एक बार शेयर कराओ, आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। ठीक है बच्चा? और हिम्मत रखो, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखना कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो साथी, कंपनी है जिसे पेटीएम नाम से जानते हैं। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जिसकी ये तो एक ब्रांड है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन करके ये कंपनी है, जिसके मुखिया या जिसके आप हेड कह सकते हैं। अगस्त 2010 में कंपनी बनी, अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा यूपी। और इसके जो हेड हैं या जो इसके मुखिया हैं पेटीएम के, वो है विजय शेखर शर्मा। कौन है भैया? विजय शेखर शर्मा। इस पेटीएम के तहत बहुत सारी ब्रांड है, इनमें से एक है पेटीएम मनी। तो वरुण श्रीधर ने हाल ही में पेटीएम मनी कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, पेटीएम। जबकि जियो फाइनेंस सर्विसेज हितेश सेठिया इसके नए सीईओ बने, नए सीईओ एमडी बने, याद रखिएगा। हितेश सेठिया नए सीईओ एमडी बने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। कौन? हितेश सेठिया। जियो खूब सेठ जी हो गया, खूब पैसा कमा रहा, वहीं से याद रखिएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हितेश सेठिया नए सीईओ एमडी बने, जबकि वरुण श्रीधर ने पेटीएम कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। यह क्वेश्चन आ चुका है। अगस्त 2010 में बनी, हेडक्वार्टर नोएडा, सीईओ विजय शेखर शर्मा। आगे आ जाते हैं। हाल ही में तमिल गायिका उमा रामानन का निधन हो गया। यह किस राज्य से थी? यह साथी किस राज्य से थी? उमा रामानन तमिल गायिका हैं, यह किस राज्य से थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तमिल की बात करें, बहुत ही साथी प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल। साल 2004 में तमिल को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा भी दिया गया। अच्छे से याद रखिएगा, भारत में सांस्कृतिक भाषा कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। उनमें सर्वप्रथम जो सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया था वो तमिल को दिया गया था। तमिल के व्याकरण से संबंधित एक किताब है, तमिल के व्याकरण से, जिसको तोल्काप्पियम कहते हैं। तोल्काप्पियम। यह तोल्काप्पियम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यह किससे संबंधित है? यह तमिल व्याकरण से संबंधित है। जबकि तमिल से संबंधित कुछ महाकाव्य हैं। तमिल में लिखा जो साहित्य होता है, जिसको तमिल साहित्य कहते हैं, उसे साथी प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य भी कहा जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है भैया? संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसमें कुछ किताबें आ जाती हैं, जैसे शिलप्पादिकारम, जैसे शिलप्पादिकारम। इसको इलंगो अडिगल ने लिखा है। किसने लिखा है? इलंगो अडिगल ने शिलप्पादिकारम को। इसी प्रकार किताबें मणिमेकलाई, मणिमेकलाई, मणिमेकलाई किताब को
सत्यनार ने लिखा है। ये संगम साहित्य के महाकाव्य हैं, तमिल भाषा। तो पूछेगा कि संगम साहित्य किस भाषा के, संगम साहित्य जो होता है ये कौन सी भाषा का साहित्य है? तो क्या कहोगे सर, ये तमिल, प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। तोल्काप्पियम पुस्तक जो है ये तमिल व्याकरण की प्राचीन पुस्तक है जिसको तोल्काप्पियार ने लिखा है। जबकि शिलप्पादिकारम के लेखक कौन है? साथ साथ बोलो मन में मेरे, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं वहां से मन में बोलो। शिलप्पादिकारम के लेखक इलंगो अड़ीगल, मणिमेखलाई के लेखक सत्यनार, मणिमेखलाई के लेखक सत्यनार। अब ये भी जानते हैं कि तमिल भाषा जो है यह तमिलनाडु की राजकीय भाषा है। तो जाहिर सी बात है उमा रामानन किस राज्य से थी? तमिलनाडु राज्य से थी। किससे थी भाई? ये तमिलनाडु राज्य से थी। उमा रामानन किससे हैं? तमिलनाडु राज्य से। ये गायिकाएं। यहां पर एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा। ये यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो संगीत आदि से जुड़े, संगीत या आदि से जुड़े जो लोग हैं उन्हें किसे किसे भारत रत्न दिया गया है? तो पूछा जाता है सबसे पहले 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में किसे दिया गया? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ये कार्नेटिक गायिका थी, मतलब जो दक्षिण भारत का संगीत है वो गायिका थी। ये प्रथम भारत रत्न विजेता हैं। 1999 में, अच्छे से याद रखिएगा, 1999 में लता मंगेशकर और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 1998 में किसे दिया गया? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। 1999 में रविशंकर, 1999 में रविशंकर जी लिखेगा सितार वादक। रविशंकर को 2001 में दिया गया है। रविशंकर किससे संबंधित? सितार वादक। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। जबकि 2009 में पंडित भीमसेन जोशी। तो यहां पर क्वेश्चन कभी कभी सीधा पूछ लेता है, जो आपको अलग अलग ऐसे नहीं मिलेगा, ये इसके साथ ही मिलेगा जब आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होते हैं, कि 1998 में संगीत के क्षेत्र में पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, किस वर्ष? 1998 में। किन्हें? एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी को। 1999 में रविशंकर, साल 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, 2009 में पंडित भीमसेन जोशी। तो तमिल गायिका उमा रामानन का निधन, ये तमिलनाडु से थी। तमिल एक प्राचीन भाषा है। 2004 में यह प्रथम सांस्कृतिक भाषा बनी जिसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। ये टोटल 6 होती हैं। तमिल व्याकरण है तोल्काप्पियम, महाकाव्य है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य को शिलप्पादिकारम पुस्तक इलंगो अड़ीगल ने लिखी और मणिमेखलाई पुस्तक किसने लिखी? ये सत्यनार ने लिखी। 5वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। छठा, हाल ही में किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे सेवा कियोस्क की शुरुआत की है? अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या रेलवे के हो या जीडी वगैरह के, एसएससी के या कोई और, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और ये गलत करके आए बच्चे, क्योंकि वो सोचते हैं इससे तो आएगा ही नहीं। ये क्रेड कंपनी है। क्रेड कंपनी 2018 में बनी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाता है। जबकि इसके सीईओ कौन है? कुणाल शाह इसके सीईओ हैं। कुणाल शाह कौन है भैया? सीईओ। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। क्रेड ने स्कैन एंड पे ऑफलाइन क्यूआर कोड सेवा शुरू की है। 2008 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलोर और सीईओ कुणाल शाह। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस विदेशी बैंक के साथ समझौता किया है? ध्यान दीजिएगा। एनपीसीआई इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। थोड़ा हाथ तेज चलाना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यह साथी 2008 में बना और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट व भुगतान व सेटलमेंट अधिनियम 2007 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अभी जैसे पहले क्या होता था, जो पेमेंट होते थे ज्यादातर करेंसी में होते थे, नोट में होते थे, ऑफलाइन।
फिर बदलाव किया गया, 2007 में एक नया कानून आया, ऑनलाइन पेमेंट को भी मंजूरी दी गई। तो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट कब आया? 2007। एनपीसीआई 2008 में बनी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसने साथ ही यूपीआई सर्विस जो है ये अप्रैल 2016 में शुरू की। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भाई यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो आप कहोगे सर यूपीआई की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या बन जाती है? तो आप कहोगे सर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसको नोट कर लीजिएगा। यूपीआई कब? अप्रैल 2016 में। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप इन्होंने दिसंबर 2016 में शुरू की। जबकि रुपे सिस्टम जो है, रुपे कार्ड जो होता है भारत का खुद का पेमेंट गेटवे, इन्होंने 2012 में शुरू किया है। तो ये 3 सर्विसेज कब शुरू हुई हैं? प्लीज जरूर नोट कर लेना। यूपीआई कब शुरू हुआ? यूपीआई कब शुरू हुआ? अप्रैल 2016। भारत इंटरफेस फॉर मनी दिसंबर 2016। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। रुपे कार्ड जो भारत का खुद का पेमेंट गेटवे है, यह साल 2012 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में बनी, मुंबई हेडक्वार्टर। जबकि पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट कब आया? साल 2007 में। इसने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, जो नामीबिया का बैंक है, अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ, उसके बैंक के साथ इन्होंने यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एक करार किया है। नामीबिया में भी यूपीआई चल पाए। नामीबिया की बात कर लेते हैं। नामीबिया से चीते आए थे, आपको याद हो। राजधानी क्या हो जाती है? विंडहॉक। इसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक। विंडहॉक ये किसकी राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। जबकि नामीबियन डॉलर ये इसकी मुद्रा है। तो 7वें का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। आपको याद होना चाहिए कालाहारी रेगिस्तान जो है, कालाहारी रेगिस्तान ये नामीबिया और बोत्सवाना में ही पड़ता है। कालाहारी रेगिस्तान कहां पड़ता है? कालाहारी ये नामीबिया और बोत्सवाना में पड़ता है। 7वें का ए। 8वां, कौन सा खिलाड़ी 150 आईपीएल मैच जीतने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर? इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल साथी इंडियन प्रीमियर लीग ये क्रिकेट से संबंधित एक लीग है। इसमें टीम की संख्या कितनी है? टीम की संख्या है 10। इसका गठन कब हुआ था? 2007 में। इसका प्रथम संस्करण कब आया? साल 2008 में। वर्तमान 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? 2024 में आईपीएल का 16वां संस्करण है। अभी तक आईपीएल में ओवरऑल जितने भी आईपीएल हुए हैं, सर्वाधिक रन किसके नाम है? विराट कोहली। सर्वाधिक रन में विराट कोहली। और सर्वाधिक विकेट 200 प्लस विकेट लेने वाले, सर्वाधिक विकेट 200 का आंकड़ा टच करने वाले युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल, ठीक है भैया। पूछे कौन सा खिलाड़ी 150 आईपीएल मैच जीतने वाला? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। एक बात याद रखिएगा, 5 आईपीएल अभी तक मुंबई इंडियंस ने जीती है और 5 आईपीएल ही सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो 8वें का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। टीम कितनी आईपीएल में? 10। गठन 2007, प्रथम संस्करण 2008 में, वर्तमान 2024 में 16वां संस्करण। सर्वाधिक रन किसके नाम है? विराट कोहली। सर्वाधिक विकेट 200 युजवेंद्र चहल। आईपीएल को सर्वाधिक बार किसने जीता? 5 बार एमआई मुंबई इंडियंस, 5 सीएसके, 8वें का भी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन जैसे आईपीएल की लीग होती है वैसे कौन सी ही लीग है? याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है। इसका आयोजन ये 8 टीम होती है। इसमें कितनी टीम होती है? 8। अभी जो 14वीं सीनियर महिला टीम चैंपियनशिप हुई थी उसमें उससे कितनी टीमों ने क्वालिफाई किया है?
8 टीमों ने क्वालिफाई किया है और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? रांची में। अब यहां पर हॉकी से समझिएगा, हॉकी की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये 1924 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। जबकि हॉकी से संबंधित भारत की जो सर्वोच्च संस्था है हॉकी इंडिया, इसका गठन 2009 में हुआ। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। दिलीप तिर्की क्या है साथी? इसके अध्यक्ष हैं। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर FIH लुसाने इसका हेडक्वार्टर है। यहीं पर एक याद रखिएगा, सलमा टेटे, सलमा टेटे ये महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। महिला सविता पूनिया की जगह महिला हॉकी टीम की नई कप्तान, महिला हॉकी टीम की नई कप्तान। तो पूछेगा भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया की जगह लिए सलमा टेटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसी प्रकार लिख लीजिएगा बीटन कप, बीटन कप यह हॉकी का भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। हॉकी का भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट कोलकाता में, हॉकी का भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट हॉकी का। देखिए साथी, आप सभी लोग जो खेल जैसे रेलवे, SSC, इसके लिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खेलों के बारे में उनके फील्ड की कितनी लंबाई चौड़ाई ये सब होती है, बहुत ज्यादा ट्रॉफी, ये सब मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ। रेट भी बहुत कम हो गए हैं, मतलब जो पैसे फीस की कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत कम फीस में आप सभी लोग, हालांकि मैंने लगभग खेल खत्म कर दिए, आप सभी लोग एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर RPF वगैरह के लिए, NTPC के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम, ग्रुप डी के लिए, इन एग्जाम्स के लिए एक बार जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इनमें से पढ़े होंगे, वो बता देंगे कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए हॉकी में मैं बहुत और कुछ भी करा सकता हूं, अभी के लिए इतने रहेंगे। तो रांची में आयोजन हो रहा है 2024 राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का। कितनी टीम होती है? 8 टीम। जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 1924 में बना, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। भारत की संस्था हॉकी इंडिया 2009 में, दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। सलमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान है। बीटन कप यह हॉकी से संबंधित भारत का सबसे पुराना कप है, टूर्नामेंट है। 9वीं का उत्तर सी, रांची झारखंड की राजधानी। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का चरण 1 कहां आयोजित किया गया है? इसमें भारत ने 8 मेडल जीते हैं। इसमें भारत ने साथी कितने मेडल जीते हैं? तो आप कहोगे सर भारत ने आर्चरी विश्व कप में 8 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 8 मेडल इसमें जीते हैं। अगर आप इसमें वो देखोगे तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 8। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 8 मेडल जीते हैं। जिसमें गोल्ड कितने हैं? 5। गोल्ड कितने? 5। जिसमें साथी गोल्ड कितने हो जाते हैं? 5। जबकि इसमें सिल्वर कितने? 2 और ब्रॉन्ज कितने? 1। 2 हो जाते हैं सिल्वर मेडल, जिनको रजत पदक कह देते हैं, और 1 हो जाता है ब्रॉन्ज या साथी जिसको कांस्य पदक कहते हैं। 4 जो इसका आर्चरी वर्ल्ड कप है, यह 4 चरण में आयोजित होता है। अप्रैल में शंघाई, मई में आ जाएगा ये साउथ कोरिया में। जो इसका सेकंड चरण है, ये मई में कहां चला जाएगा? सर दक्षिण कोरिया के यूचियोन कुछ शहर करके इसका नाम है, YECHEON, HEON इस शहर में। जो इसका तीसरा चरण है, यह खेला जाएगा जून में अंताल्या तुर्की में। जून के महीने में अंताल्या करके एक शहर है तुर्की में, तो इनको याद रखिएगा। जबकि इसका चौथा चरण जो फाइनल होगा, चौथा चरण जो फाइनल होगा, यह खेला जाएगा मेक्सिको के TLAXCALA इस शहर में। कहां पर? मेक्सिको नामक देश में। तो इनके देश भी याद कर लोगे, हो जाएगा। पहला चरण कहां खेला गया? चीन के शंघाई में। पहला चरण चीन के शंघाई में खेला गया। भारत ने इसमें कितने मेडल जीते? 8। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। दूसरा चरण दक्षिण कोरिया, तीसरा जून में तुर्की, चौथा मेक्सिको। तो चीन, दक्षिण कोरिया, तुर्की, मेक्सिको। चीन, दक्षिण कोरिया, तुर्की, मेक्सिको, साथ साथ बोलिए। कहां पर?
पहला चरण हुआ चीन के संघाई में, सेकंड चरण कहां पर होगा? दक्षिण कोरिया, फाइनल या चौथा कहां पर होगा? मैक्सिको, और तीसरा क्या होगा साथी? तुर्की है। 10वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। ये साथी विजेता हैं, एक बार इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। विजेताओं में पुरुष की रिकर्व टीम में तरुणदीप राय, मृणाल चौहान, प्रवीण जाधव, धीरज मोमदेवरा। मिश्रित युगल ज्योति और अभिषेक वर्मा। महिलाओं के जो सिंगल एकल मुकाबले होते ज्योति वेन्नम। पुरुषों की कंपाउंड टीम, रिकर्व टीम, दोनों ने गोल्ड जीता है, रियांश, प्रथमेश, अभिषेक, रजत। महिला कंपाउंड टीम अवनीत कौर, परनीत कौर, अदिति, गोपीचंद, ज्योति सुरेख। पुरुषों का कंपाउंड व्यक्तिगत प्रियांश, महिला व्यक्तिगत रिकर्व दीपिका कुमारी, और मिश्रित रिकर्व अंकिता भगत, धीरज बोमदेवरा। तो ये विजेता हैं, इनको एक बार आप बस देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप सबको याद ही करें। 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज को जरूर याद करिएगा। वन्यजीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य की है? देखिए साथी, ये जो विटली अवार्ड होते हैं, कौन से अवार्ड? विटली गोल्ड अवार्ड, ये यूनाइटेड किंगडम में दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम, अर्थात जिसे हम लोग ब्रिटेन कह देते हैं। यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? ब्रिटेन कह देते हैं। ये पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित पुरस्कार है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर भी विटले गोल्ड अवार्ड्स को कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर भी ये विटले गोल्ड अवार्ड्स को कहा जाता है। इसके बारे में इतने लिखिएगा। ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा जो 2024 का विटले गोल्ड अवार्ड है, ये किसको दिया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा 2024 के लिए। ये असम से संबंधित है। कहां से संबंधित है? असम से। अभी आपको 2 दिन पहले 1 तारीख में पढ़ाया था कि गोल्डमैन पर्यावरण प्राइज, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको साथी ग्रीन नोबल कहा जाता है, ये 2024 के लिए हसदेव जंगल बचाने के लिए 2024 में आलोक शुक्ला जी को दिया गया। आलोक शुक्ला, ये दोनों ही पर्यावरण के क्षेत्र के पुरस्कार हैं, जिसमें गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड जिसको कह देते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड भी कह सकते हो, या इसे साथी गोल्डमैन पुरस्कार भी कह सकते हो। ये किस क्षेत्र में? ये इसे ग्रीन नोबल भी कहते हैं 2024 का आलोक शुक्ला को। जबकि विटली गोल्ड अवार्ड यूके, ब्रिटेन में दिए जाते हैं, पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, असम में इन्होंने एक प्रजाति को बचाया है। उस प्रजाति का नाम है ग्रेटर एज्यूटेंट स्टॉर्क। ये एक पक्षी है, उसको बचाने के लिए। 11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 12, 2 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 मई को देखिए अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाए जाते हैं। तो आज कौन सा दिवस है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। पिछली बार तो 161 रैंक थी, इस बार देखने वाली बात होगी। जबकि विश्व टूना, वर्ल्ड टूना डे, वर्ल्ड टूना डे, ये 2 मई को मनाया जाता है। टूना भी साथी एक फिश होती है। टूना क्या होती है? एक मछली होती है। मछली में याद रखिएगा, मछली का जो हृदय होता है, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जो ट्रू फिश होती है उसमें साथी 2 चैम्बर होते हैं। मछली भी कई प्रकार की होती है। एक होती है ट्रू फिश, जो ये सी हॉर्स वगैरह होते हैं ना, सी हॉर्स, या जो बाकी आप लोग जैसे टूना वगैरह देखते हो, ये सब ट्रू फिश हैं। इनमें गिल्स होते हैं और इनमें साथी वर्टिब्रा, अर्थात ये बैकबोन होनी चाहिए, वर्टिब्रा होना चाहिए, इनमें बैकबोन इत्यादि होनी चाहिए। जबकि हम लोग कटल फिश पढ़ते हैं, कटल फिश, सिल्वर फिश, लिख लेना प्लीज मेरे लिए इस बात को। कटल फिश, सिल्वर फिश, और एक और हो जाती है इसमें स्टार फिश वगैरह कुछ करके। एक तो जैसे लिखी आपने कटल फिश वगैरह हो जाती है। पूछते ना कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है, पूछेगा इनमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है? जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, जेली फिश,
स्टार फिश, कटल फिश, जेलीफिश, स्टार फिश, जेलीफिश, स्टार फिश, जेलीफिश, स्टार फिश, कटल फिश, जेली स्टार, कटल फिश। याद रखिएगा चारों की चारों जो हैं, ये चारों की चारों, कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेलीफिश, ये ट्रू फिश नहीं होती। इनका नाम तो फिश लगा है लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ ले डॉग फिश, ये सब एनसीईआरटी का है। डॉग फिश को एक ट्रू फिश माना जाता है, ट्रू फिश माना जाता है, ये याद रखिएगा। डॉग फिश क्या है? एक ट्रू फिश है। इनमें फिश तो लगा होगा नाम में लेकिन ये फिश नहीं होती। ये कभी कभी साइंस में आ जाएगा, रेलवे इत्यादि या नॉर्मल में भी। कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेलीफिश, ये फिश नहीं होती। इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि जो डॉल्फिन होती है फिश है, लेकिन डॉल्फिन या व्हेल ये मछली नहीं होती, ये ममल्स होती हैं। क्या होती है? ममल्स। अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या होती है? ममल्स होती हैं। तो 12 का उत्तर क्या जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही है। ये जो जानकारी दे रहा हूं ना, ये मिलने के लिए दुनिया में भी। नाम में सी हॉर्स लगा होगा लेकिन वो ट्रू फिश होती है, समझे? डॉग फिश भी ट्रू फिश होती है, जबकि कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेलीफिश ये ट्रू फिश नहीं होती। 12 का ए। हाल ही में वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे दिया जाता है? भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद ये साथी प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता भी हैं, जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता भी हैं, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता भी हैं। जबकि प्रथम महिला की बात करोगे, भारत की प्रथम महिला तो एस विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी ये आर प्रगनंदा की सिस्टर है, जिनकी भी ईलो रेटिंग, इसमें एक रेटिंग होती है ईलो रेटिंग 2500 हो जाती है। तो ईलो रेटिंग 2500 पे क्या मिलता है? ये साथ ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। ये किससे संबंधित है? ये चेस या शतरंज से संबंधित है। याद रखिएगा चेस की जो रोज होती हैं, रोज या पंक्ति जो होती हैं, इनको रैंक कहते हैं। और चेस के जो कॉलम होते हैं, जो कॉलम होते हैं, इन्हें फाइल कहा जाता है। अट्टू अट्टू 64, याद रखिएगा इसमें कितने स्क्वायर होते हैं? 64 वर्ग या 64 स्क्वायर होते हैं। जबकि 6 प्रकार के मोहरे, इसमें मोहरे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के मोहरे। एक खिलाड़ी के पास कुल 16, कितने होते हैं? 16, जिसमें से 8 होते हैं प्यादे और दो ही रुक, 2 ही साथी इसमें नाइट हो जाते हैं और 2 ही हो जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं? बिशप। जबकि 8 क्या हो जाते हैं? प्यादे और 1 राजा और 1 साथी रानी। सबसे हल्का या सबसे कमजोर होता है प्यादा, लेकिन चलता तो लेफ्ट राइट है, अटैक कॉर्नर वाइज करता है। और सबसे स्ट्रांग होती है क्वीन। ये सब क्योंकि मैंने खेल में पढ़ाया है इसलिए मुझे ये सब चीजें आती हैं। 13 का उत्तर क्या गया? भी आपका बिल्कुल सही है, चेस से संबंधित है। फिडे जबकि कहां पर है? इसका भी लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अप्रैल माह में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, कितना? 2.10 लाख करोड़ रुपए, 2.10 लाख करोड़। जीएसटी याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान में 101वां संविधान संशोधन। पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया वो फ्रांस था। भारत का जो मॉडल है, भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर है। भारत का जीएसटी किसके मॉडल पर है? कनाडा के मॉडल पर है। याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा करे? ये अप्रत्यक्ष कर है, डेस्टिनेशन आधारित, डेस्टिनेशन आधारित और खपत पर लगता है। किस पर? खपत या कंजम्पशन पर लगता है।
डेस्टिनेशन आधारित खपत या कंजम्पशन पर लगता है 1 जुलाई। 4 टॉप राज्य देखोगे या 5, सबसे ज्यादा जीएसटी महाराष्ट्र देता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर गुजरात, पहले 5वें पर यूपी रहता था। इस बार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर जीएसटी कलेक्शन में यूपी कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं है। यहां पर 3 चीज लिख लीजिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, जिसको शरीयत लॉ कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम, यह साथी 1937 में आया है। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट, अब किसी भी धर्म के जो कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें 7 फेरे लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है इसका, ये 1954 में आया। और यदि आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत करते हैं शादी तो 7 फेरे अनिवार्य हैं, ये 1955 में। इन 3 कानूनों को लिख लीजिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट कब आया? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट सर 1937 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। विश्व में अनहेल्दी वायु वाले शहरों की सूची में नेपाल की राजधानी काठमांडू ये टॉप पर है। इन तीनों का वर्ष पूछ लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीजें। आपकी पता दिक्कत क्या है? आप कभी भी जीके को करंट अफेयर के हिसाब से नहीं पढ़ते, आप अपने हिसाब से पढ़ते, ऊपर ऊपर से, पेपर से 10 दिन पहले। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, किसी भी एग्जाम में पहुंच जाना, आपको इसी 45-50 मिनट की क्लास से कम से कम 10 क्वेश्चन ना दिखा दूं, चाहे 25, 30, 35 क्वेश्चन क्यों ना आते हो जीके में, आप मेरा नाम बदल देना। तो लिख लीजिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू विवाह एक्ट 1955। आगे आ जाते हैं। लेखिका श्रावणी बसु, इनको लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा किसकी उपाधि? डॉक्टरेट, पीएचडी की उपाधि जो होती है। पद्म पुरस्कार, देखिए पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई और 1954 में ही ये प्रथम बार भी दिए गए। प्रथम बार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है भैया, पद्म भूषण, पद्म भूषण और साथ ही पद्मश्री। जब इनको बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था पहला वर्ग, इसका नाम रखा गया था दूसरा वर्ग और इसका नाम रखा गया था तीसरा वर्ग। जब 1954 में इनको बनाया था, बाद में इनका नाम बदलकर पहले वर्ग को क्या कर दिया गया? पद्म विभूषण, दूसरे को पद्म भूषण और तीसरे को पद्मश्री। 2023 में देखोगे, जो 2024 में 2023 के लिए जो पद्म पुरस्कार दिए गए, उसमें 5 तो पद्म विभूषण थे, साथ ही इसमें 17 ये पद्म भूषण थे और 17 5 कितने हो गए? 22 और 110 ये पद्मश्री थे। कुल पद्म अवार्ड कितने थे? 132। अब 2025 के लिए भी नामांकन अच्छे से याद रखेगा, गृह मंत्रालय ये पद्म पुरस्कार देती तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसके चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की होती है। पहला वर्ग पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। SILF में योगदान के लिए भारत के उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर बीना मोदी को CSR के क्षेत्र में सम्मानित किया है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत, किसके तहत? 135 के तहत लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, लास्ट 3 साल के औसत प्रॉफिट का, लास्ट 3 साल के औसत लाभ का 2% ये किसमें? सामाजिक जिम्मेदारियों के क्षेत्र में खर्च करना होता है। तो लास्ट 3 साल का कितना प्रतिशत? लास्ट 3 साल का औसत कितना प्रतिशत? आप कहोगे भैया 2%, लेकिन इसमें या तो आपको लाभ 5 करोड़ प्लस हो या साथ ही टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो। और एक और इसमें शर्त होती है, यदि कोई कंपनी इन शर्तों को पूरा करती है, यदि कोई कंपनी इन शर्तों को पूरा करती है, यदि कोई कंपनी मेरे भाई इन शर्तों को पूरा करती है, तो अच्छे से याद रखिएगा, उसे कॉर्पोरेट, उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ हो, नेट वर्थ 500 करोड़ हो,
तो ऐसे केस में उसे CSR में पिछले 3 साल का जो भी औसत लाभ हुआ हो उसका 2% खर्च होना है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के लिए 135 के द्वारा। इसी में एक 30 अप्रैल 2024 को चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च किया है। तो पूछेगा हैंगर श्रेणी पनडुब्बी किसकी है? चीन की। किसके लिए तैयार किया? पाकिस्तान के लिए। डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। 8 में से 4 पनडुब्बी का निर्माण वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप करेगा और 4 का निर्माण ये कराची शिपयार्ड। भाई साहब आटा है नहीं और शिप बना रहे हैं, तो लिख लीजिएगा हैंगर श्रेणी, इतना काफी है। हैंगर श्रेणी भारतीय पनडुब्बी नौसेना की, जो भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी है, इनसे थोड़ी सी बड़ी है। जहां कलवरी 1775 टन की है, वहीं ये 2800 टन की है। हैंगर क्लास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन भी है। यदि कोई पनडुब्बी AIP सिस्टम से लैस है तो सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार 3 मई आज शुक्रवार को यह चीन के सहयोग से चंद्रमा पर अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। पाकिस्तान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान ने घोषणा की है कि चंद्र मिशन ICube-Q को चीन के चांग-ई 6 चंद्रयान पर दोपहर 12:50 पर लॉन्च किया जाएगा। तो ICube-Q करके यह पाकिस्तान का है सिस्टम, जिसे कौन लॉन्च करेगा? आप कहोगे सर इसे पाकिस्तान के इस सिस्टम को चीन के चांग-ई 6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। भारत के कितने चंद्रयान मिशन है? यदि भारत की बात करें खुद के, तो भारत के 3 चंद्रयान मिशन है, जिसमें चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 ये 2023 में। इनको याद रखिएगा। तो पाकिस्तान भी चीन के सहयोग से चांद पर पहुंच रहा है। मैं तो इनसे कह रहा था पहले मेरे ससुरेओ आटे वाटे का इंतजाम कर लो, पहले आदमियों को खिला तो लो, चांद पे जब पहुंच जाइयो। लेकिन इनमें एक चीज है पाकिस्तानियों में, इनमें होड़ करने की आदत बहुत है। होड़ होती है ना, होड़। भारत अगर चांद पे पहुंचा, हम भी चांद पर पहुंचेंगे। अगर भारत मंगल ग्रह पर पहुंच गया, ये कुछ भी जुगाड़ लगा के मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे 8-10 साल बाद। अब भारत अंतरिक्ष में अपने यात्री भेज रहा है, तुम देखना भूखे मर जाएंगे, रोटी मिले ना मिले, 5-10 साल बाद ये भी पहुंचेंगे। होड़ बड़े करें। जबकि इतने बुरे हालात हैं कि आटा भी मेरे ससुरों को लड़ लड़ के लेना पड़ रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं। पहुंचना चांद पे, अरे पहले चांद तो बचा लो, चांद पे तो तब पहुंच जाइयो। पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ये भी भैया आगे। तो ये हो जाते साथ ही आज के हमारे कुछ करंट अफेयर। एक बार आपको वन लाइनर में फिर से रिवाइज करा देता हूं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सम्मेलन, भारत की 3 महिलाओं ने भाग लिया। 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति न्यूजीलैंड में आयोजित हुई। भारत ने सक्षम घाटी बीजिंग में जो चीन मतलब सड़क बना रहा है उस पर विरोध जताया। भारतीय सेना ने एक पुनीत बालन समूह के साथ पुणे में पहला संविधान पार्क विकसित किया। पेटीएम मनी के CEO वरुण सिरधर ने इस्तीफा, जबकि हितेश सेठिया ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD CEO बने हैं। उमा रामानंद तमिल गायिका 72 वर्ष की आयु में निधन। फिनटेक कंपनी क्रेड ने व्यापारियों के लिए स्कैन एंड पे सेवा शुरू की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बैंक ऑफ नामीबिया के साथ UPI विकसित करेगा। ग्रो ऐप ने अपने UPI भुगतान प्लेटफॉर्म ग्रो पे के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। महेंद्र सिंह धोनी IPL में 150 मैच जीतने वाले पहले क्रिकेटर। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब दिया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग झारखंड के रांची में शुरुआत हुई। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने 8 पदक जीते। असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को विटली गोल्ड अवार्ड मिला, जिसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। लेखिका श्रावणी बसु साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू हुई है। CSR में योगदान के लिए डॉक्टर बीना मोदी के मोदी ग्रुप है, इसकी अध्यक्ष इनको सम्मानित किया है। विश्व टूना दिवस 2 मई, जबकि विशेष विश्व प्रेस स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस ये 3 मई। इस तरीके से आज के हमारे ये कुछ करंट अफेयर हो जाते हैं। लास्ट में आपको लगभग 10 क्वेश्चंस
रिवीजन के तौर पर दे देता हूं। आपको बताना है साथी, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है? जिसको शॉर्ट में एनआईवी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनआईवी कहते हैं। यहीं पर आपको बताना है दक्कन रॉयट्स ये किस वर्ष और कब हुए थे? इतिहास से संबंधित है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? वेलिंगटन ये किसकी राजधानी है? विंडहॉक ये किसकी राजधानी है? कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी रेगिस्तान ये कहां पड़ता है? कालाहारी रेगिस्तान ये कहां पड़ता है? ये बताने कितने प्रतिशत सीएसआर को देना पड़ता है? सीएसआर फंड, लाभ का कितना प्रतिशत सीएसआर के लिए देना पड़ता है? सीएसआर के लिए लाभ का कितना प्रतिशत? लाभ का कितना प्रतिशत? ये बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज के संस्थापक इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है। एक आपसे गुरु दक्षिणा मांगू तो दोगे? इस वीडियो को सभी लोग शेयर करके जरूर जाइएगा। जीएसटी का संविधान संशोधन, जीएसटी का संविधान संशोधन, और रात में जो आपको पीडीएफ मिले इसको रिवाइज भी जरूर कर लेना। इसको रिवाइज भी साथी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। भारत के 3 चंद्रयान मिशन कब कब गए? भारत के 3 चंद्रयान मिशन कब कब गए ये भी आपको बताना है। ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं और साथी ग्रीन नोबल किसे कहते हैं? ग्रीन नोबल किसे कहते हैं? ये आपके होमवर्क है जिनका कमेंट्स में मैं आप सभी से उत्तर चाहूंगा। क्लास कैसी लगी? वादा करो कि भैया कमेंट्स जरूर करेंगे, इन 10 क्वेश्चंस का उत्तर भी जरूर देंगे। एक बार समय से आया करो। सुबह 6 बजे शुरू होती है तो आपको कितने बजे आना चाहिए? करेक्ट 6 बजे आना चाहिए। कितने बजे? करेक्ट 6 बजे। करंट अफेयर भी है, स्ट्रेटेजी के भी है, जितनी महत्वपूर्ण है, जहां जिस चीज की जरूरत है। तो एक बार रिवाइज करोगे, रात में इसका पीडीएफ भी अगर आप अच्छे से पढ़ के सोगे रिवीजन में, तो इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन 38 में से इसी क्लास से 10 से 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी क्लास में रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल कम से कम 15-20 क्वेश्चन, पेट में कम से कम 20 क्वेश्चन, इसी क्लास से एनटीपीसी ग्रुप डी जो आएगी रेलवे की कम से कम 20 क्वेश्चन। आपको मजा ना आ जाए तो आप मुझे आके बता देना। बस एक चीज है, करेक्ट 6 बजे आया करो और कम से कम अपने 5-6 दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी 7 और 8 बजे हमारी एप्लीकेशन पर क्लास है। जो कोर्स है उसकी फीस बहुत कम हो गई है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 299, ब्रह्मास्त्र कंबाइंड 299, परिश्रम दोबारा यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 199, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मात्र 299, परचम कॉम्बो फुल रेलवे का 499। परचम कॉम्बो में तो सब आ जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। बढ़िया बैचेस हैं। करंट अफेयर के साथ अगर आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग में सहारा मिल जाए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन का, पार निकल के जाओगे। कमेंट्स का वेट करूंगा, आपको जरूर बताना है क्लास कैसे लगी। तो आज के लिए साथी हम लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है? तो सभी लोग जरूर बताना, शेयर भी जरूर करना, और एग्जाम पर अगर पहली बार आए तो सभी साथी सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ये जो ट्रू फिश वगैरह बताई है ना, इनको देख लेना कौन सी ट्रू फिश होती है, कौन सी ट्रू फिश नहीं होती। फिश लगने से सब ट्रू फिश नहीं बन जाती। ये एनसीईआरटी पेपर में जरूर आता है। थैंक यू, जय हिंद।